हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चरण में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम दक्षिण भारत के इतिहास, चोल, चालुक्य, पल्लव इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आए हुए, उनको यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक तरफ राजवंश है और एक तरफ राजधानी है, इसको मिलान करना है। सबसे पहले मिलाते हैं पल्लव का कांची से, कदम कदम का हो जाएगा बनवासी से, कदम का बनवासी से, पांडवों का हो जाएगा मथुरा से और काकतीय का हो जाएगा वारंगल से। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी कुछ और हैं जो देख लेते हैं। पल्लव का हो जाएगा कांची से, कदम का हो जाएगा बनवासी से, पांड्यों का हो जाएगा मथुरा से, काकतीय का हो जाएगा वारंगल से, चालुक्य का हो जाएगा बादामी से, हर्ष का हो जाएगा कन्नौज से। अगला देखते हैं। आगे फिर से वही एक सूची दी गई है और उसको जो है देखना है, यहाँ पर मिलान करना। चालुक्यों, पल्लव, हर्ष का तो हो जाएगा कन्नौज से। सी का जो है सेकंड, सभी में सेकंड ही दिया है। आगे देखते हैं। पल्लव पांडे पांडे का हो जाएगा मधुरै। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी दो जगह ए है, मतलब यहाँ ये कट हो जाएंगे। आगे है चालुक्य, चालुक्य का बादामी हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो फिर से सूचियाँ दी गई हैं और उसका क्या करना है, मिलान करना है। तो निर्माता है और दूसरी तरफ स्मारक है। तो सबसे पहले लोक महादेवी का हम मिलान करेंगे। पड पडलकल का विरूपाक्ष मंदिर। लोक महादेवी का हमको मिलान करना है पडलकल का विरूपाक्ष मंदिर। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नरसिंह वर्मन का करेंगे द्रौपदी रथ से, नरसिंह वर्मन का द्रौपदी रथ से। राजराज का करेंगे राजराज का तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर फोर्थ, और राज सिंह पल्लव का कांची का कैलाश मंदिर। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या में भी वही है। लोक महादेवी का पट्टलकल का विरूपाक्ष मंदिर, नरसिंह प्रथम का द्रौपदी रथ हो जाएगा, राजराज का हो जाएगा तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, राज सिंह पल्लव का हो जाएगा कांची का कैलाश मंदिर। आगे देखते हैं। किस चोल शासक के शासन काल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि जो है चीन भेजा गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजराज के समय में, राजा चोल राज्य राजराज के समय में सबसे पहले जो है चाइना में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। किसके संदर्भ में? व्यापारिक व्यापार के संदर्भ में भेजा था। व्याख्या देखते हैं। चोल शासक राजराज के शासन काल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले चोल शासक थे राजराज राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम। जो है चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल चीन भेजा था। इस मंडल को चीन में तमिलों के लिए अधिक व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए भेजा था। आगे देखते हैं। 72 व्यापारी सबसे पहले तो भेजा था राजराज के समय में, फिर 72 व्यापारी जाते हैं चाइना। तो वो कब भेजा? कुलोत्तुंग प्रथम के समय में, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों के नाम कालक्रम के अनुसार हमको यहाँ पर लगाना है। तो आंसर ही देखते हैं। सबसे पहले राजराज आएगा, फिर राजाधिराज प्रथम आ जाएगा। राजराज का समय देख लेते हैं। 985 से लेके 1015 ईस्वी। राजराज प्रथम का है
1044 से लेके 1042 ईस्वी, कुलोत्तुंग प्रथम का है 1070 से लेके 1120 ईस्वी, विक्रम चोल का 1120 से लेके 1133 तक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे 2 कथन और कारण दिए गए हैं, उसका हमको देखना है कि क्या सही है या फिर एक-दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। हमें ए है कथन है, हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राज्यों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो है दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही है। मतलब कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। क्योंकि चोल राज्यों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ कर दिया था, जिसकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं, बाकी व्याख्या देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, तो संस्थापक याद रखना है विजयालय थे। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं जिसमें क्रमशः 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग हुआ है। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्रकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली है। चोल युगीन अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर जो है इतिहास की प्रमुख स्रोत हैं। मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं चोलकालीन सिक्कों सोने का सिक्का क्या कहलाता है? तो चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो आंसर हमारा हो जाएगा काशू। चोलकालीन सोने के सिक्के को हम काशू कहते थे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चोलकालीन सोने के सिक्के को काशू कहते थे। व्याख्या देखते हैं। चोल शासकों ने मुख्यतः सोने एवं चांदी के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर व्याघ्र, मछली, धनुष आदि के चिन्ह क्या है? अंकित है। इस काल में मुख्यतः कलंजू पोनकाशु काणी नामक सिक्के प्रचलित थे। चोलकालीन मानक स्वर्ण सिक्का जो है काशू कहलाता था। वराह दक्षिण में सबसे प्राचीन प्रचलित सिक्का था। स्वर्ण सिक्के को कन्नड़ में पोन स्वर्ण सिक्कों को कन्नड़ में पोन कहते थे और तमिल में कलंजू कहा जाता था कलंजू कहा जाता था। चोल काल में व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार होता था जबकि वरी एक प्रकार का कर था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था? तो यहाँ पर हाथी नहीं था, बाकी मत्स्य मछली का चिन्ह, चीते का और धनुष का यहाँ पर था, हाथी का चिन्ह नहीं था चोलों के सिक्कों पर। चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? तो वरी जो है वो वरी कर के लिए हुआ करता था, सामान्य शब्द। वरी जो है वो कर के लिए उपयुक्त होता था। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? तो वेट्टी जो है वो सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था, तो वेट्टी जो है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था। आगे देखते हैं निम्नलिखित शासकों में से किसने नवीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल वंश की स्थापना की थी? मतलब ऐसा राजा जिसने 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाया और चोल वंश की स्थापना की, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? विजयालय हो जाएंगे। संगम काल में चोलों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। करिकाल तत्कालीन चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। तत्पश्चात चोलों की स्थिति कमजोर हो गई। चोलों ने पल्लव शासकों के सामंत के रूप में उरैयू तथा कावेरी तट पर आसपास शासन किया। चोल शासक जो है विजयालय पांडवों के अधीन मुत्तुरोपरो से तंजौर को अपहरण कर लिया था। तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि विजयालय ने उरैयू के स्थान पर तंजौर नगर
की राजधानी बनाई थी। उसने निमिष देवी का एक मंदिर भी बनवाया था। आदित्य प्रथम ने तो निमिष देवी का जो मंदिर है वो विजयालय ने बनवाया था। आदित्य प्रथम ने, जो कि विजयालय का ही पुत्र था, पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया और पल्लव राज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजाधिराज ने 1044 से लेके 1052 तक शासन किया। फिर वीर राजेंद्र का शासन काल आ जाता है। तो विजयालय हो गया, आदित्य प्रथम हो गया, फिर उसके बाद राज रा राजाधिराज, फिर वीर राजेंद्र का शासन चलता है, जिसने तुंगभद्रा नदी तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया था। तो वीर राजेंद्र ने ही तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुलोत्तुंग प्रथम जो है वेगी का चालुक्य राजकुमार था। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश राज नरेंद्र का पुत्र था, किंतु उसने चोल रक्त का मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। चोल शासक अधिराजेंद्र को अपदस्थ कर 1070 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश की गद्दी पर बैठा था। वह अपने समय का शक्तिशाली शासक हुआ था। उसने व्यक्तिगत हितों को प्रजा हित के बाद रखा। चोल परंपराओं में उसे शुंग मत विरुद्ध करों को हटाने वाला कहा है। उसने 1077 से लेके 1077 में 72 सौदागरों को जो है चोल दूध मंडल चीन भेजा था कुलोत्तुंग प्रथम ने। और इनको क्या बोलते हैं? करों को हटाने वाला भी कहा जाता है कुलोत्तुंग प्रथम को। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुगनवितर्त विरुद्ध से सम्मानित था? तो कुलोत्तुंग प्रथम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएंगे। कडारकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने कडारकोंड की उपाधि धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम केवल भारतीय भूभाग में दिग्विजय करने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान किया और 1025 में श्रीविजय शैलेंद्र शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मन को अपनी शक्तिशाली नौसेना द्वारा पराजित कर उसके राज्य, जिसमें काडरम तथा श्रीविजय था, जीत लिया। शैलेंद्र नरेश ने चोल शासक की अधीनता स्वीकार कर ली और राजेंद्र ने उसको अपना सामंत बनाकर उसका राज्य वापस कर दिया। इस विजयोपरांत राजेंद्र ने कडार कोंड की उपाधि धारण की थी। इस विजय की जानकारी तिरुवाल गाडू ताम्रपत्र से होती है। राजेंद्र प्रथम की एक उपाधि पंडित चोल की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। आगे देखते हैं, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाया था? तो आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? तो नगरम हो जाएगा। नगरम नगरम क्या थी? दक्षिण भारत में व्यापारियों के अनेक संघ हुआ करते थे। व्यापारियों के स्थानीय संगठनों संगठनों की संज्ञा नगरम थी। इस प्रकार के संगठन कांची तथा ममलपुरम में विद्यमान थे। व्यापारिक संगठन राजनीतिक गतिविधियां से उदासीन होकर अपना सारा समय जो है व्यापार में ही लगाते थे। लेखों में नानादेशीय वलंगजियर वलगो आदि व्यापारिक संगठनों की जानकारी मिलती है। सभा या महासभा अग्रहार ग्रामों में होती थी। सभा मुख्यतः अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे वरीयम कहा जाता था।
सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्ति व्यापारियों को वरीयम कहा जाता था। वरीयम के सदस्यों को कोई परिश्रम अथवा पुरस्कार नहीं दिया जाता था। महासभा को पेरू गुर्री इसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था जो है विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से संबंधित थी नगरम थी, साथ में नानादेशी भी थी। तो यहाँ पर नानादेशी हो गई। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र को दिया जाता है, सिर्फ राजेंद्र को। अ, राजेंद्र सिर्फ राजेंद्र मतलब प्रथम भी होगा, इसके साथ लगा होगा। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद उनका योगतम सम्राट अ, राजराज प्रथम की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बनता है। अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे उन्होंने बढ़ाया और पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्वी भारत में गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगोकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगोकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। नवीन राजधानी के निकट से ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का ही निर्माण कराया था। इस प्रकार उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। आगे देखते हैं, किसके काल से गंगोकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? वह कौन था? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण हमको मिलता है चोल काल की ही थी, जो हमको मिलती है नटराज फॉर्म में। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है चोल मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुचिरापल्ली के तिरुभरंकुलम से नटराज की कांस्य मूर्ति मिलती है, जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में है। चूँकि चोल वंश के अधिकांश शासक क्या थे? शैव थे, अतः इस काल में शैव मूर्तियों का खूब निर्माण यहाँ पर हुआ है। एक प्रसिद्ध चोलकालीन विश्व प्रतिमा नटराज के रूप में मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में भी रखी गई है। शिव का तांडव नृत्य जो है सर्व प्रसिद्ध है। शिव की तांडव नृत्य जो है अवस्था में निर्मित प्रतिमाएं ही नटराज प्रतिमाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, चोलों के अंतर्गत तट तट टोली कर करते थे? तो आंसर सुनार जो है वो अदा करते थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चोलों के अंतर्गत तट टोली कर अदा करते थे, तो सुनार करते थे ये। व्याख्या देखते हैं, चोलों के अंतर्गत तट टोली कर सुनार अदा करते थे। सुनार स्वर्ण उद्योग में लगे थे। वे सोने, मूंगे, जवाहरात आदि की सहायता से नाना प्रकार के आभूषण तथा शंखाकार चूड़ियां बनाते थे। आभूषणों की उच्च कुल की स्त्रियों में बड़ी मांग थी। उच्च कुल की महिलाएं उन्हें धारण करके अपने घरों की खिड़कियों पर खड़ी होकर सड़कों पर होने वाले उत्सव का आनंद लेती थी। चोल राज्य की नाट्य विनियोगम शब्द का अभिप्राय नाडू के खर्च के लिए कर था। आगे है चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? तो यहाँ पर नाडू के खर्च के लिए एक कर था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ये फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत जो हैं कात्यायन कृत, वर्तिक
महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, टॉलेमी का उल्लेख आदि इन सब में जो है चोलों की जानकारी मिलती है। चोल राज्य जो है आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था। इनकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नलूर थी। कालांतर में उरेयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास जो है संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व काल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी और नरकेसरी की भी उपाधि धारण की थी। तो नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने की थी, चोल वंश का संस्थापक था। चोल शासक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने शासन में ही कर देते थे। चोल अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत का प्रमुख तक्कोलम का युद्ध जो है चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध जो है चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल साम्राज्य को अंततः मलिक कफूर ने ही समाप्त किया। चोलों की राजधानी तंजौर थी। वह दक्षिण भारत राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए तो चोल हो जाएगा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम जो है राष्ट्रकूटों और चोलों के बीच हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर मध्यकालीन भारत में यह समाप्त होता है। आगे निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन में अपने शासन काल में ही उसका उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल कर दिया करते थे। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो प्रशासन का कार्य जो है तोट्टी वरीयम देखता था। तेट्टी वरीयम जो है वो उद्यान प्रशासन का कार्य देखा करता था। उद्यान प्रशासन का कार्य तेट्टी वरीयम देखा करता था। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोल प्रशासन में वरीयम अर्थात समिति से होता था। तो वरीयम का अर्थ पूछा जाए तो समिति है। इसके सदस्य जो हैं वरीयम पेरू मक्कलम कहलाते थे। इसमें 30 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 12 बुजुर्ग तथा विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति के लिए 12 सदस्य उद्यान समिति यानी टिट्टी वरीयम तथा 6 सदस्य जो है येरी वरीयम के लिए निर्वाचित हुआ करते थे। तो सदस्य भी याद रखना है। 12 सदस्य उद्यान समिति यानी टेट्टिवरियम जिसको कहते हैं और 6 सदस्य जिसको यरीवरियम के लिए निर्वाचित होते थे। आगे है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। व्याख्या देखते हैं। राजराज प्रथम यानी कि उपाधि शिवपाद शेखर ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और उसे मायूद्र चोल मंडलम नाम दिया। राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलो त्रिरुआ को अपनी राजधानी बनाई थी और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। इसके अतिरिक्त उसके जीवन के अंतिम चरण में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया था। इन विजयों के परिणाम स्वरूप उसके साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक सारा दक्षिणी प्रदेश जो है मालदीव तक सम्मिलित था। राजराज शैव था, उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव प्रथम पर अधिकार करने का श्रेय जाता है? तो राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा कैलाश नाथ मंदिर जो है पल्लवों से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ और व्याख्या देख लेते। बहिदेश्वर मंदिर चोल, राजराजेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, ऐरावत मंदिर। तो ये शायद यहाँ पर जो है बहिदेश्वर मंदिर राजराज चोल और कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक के समय, कैलाशनाथ मंदिर जो है पल्लव नरेश राज सिंह और ऐरावत जो है वो राजराज द्वितीय चोल के समय पर बनवाए गए थे। आगे देखते हैं इसमें सभी मंदिर चोल शासकों द्वारा बनाए गए थे, केवल कैलाशनाथ
मंदिर जो है वो पल्लव नरेश जयराज सिंह द्वारा बनवाया गया था। पल्लव नरेश राज सिंह द्वारा ये कैलाश मंदिर बनवाया गया था जो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि धारण करता है। तंजौर स्थित बृहदीश्वर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर है। मतलब ये बृहदीश्वर मंदिर का ही राजराजेश्वर मंदिर इसका दूसरा नाम है और इसकी स्थापना जो है राजराज चोल ने किया था। आगे है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध चोलों से है? तो खजुराहो वाला तो बिल्कुल नहीं है, एलोरा अ, का भी नहीं है, भुवनेश्वर का भी नहीं है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर जो है राजराज चोल ने बनवाया था। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे देखते हैं, वो है श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण को कार्य पूरा किया था, वो है कौन था? तो आंसर मार विजय तुंगवर्मन हो जाएंगे, मार विजयो तुंगवर्मन। राजा प्रथम ने शैलेंद्र नरेश श्री मार विजयो तुंगवर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उसने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर अनेक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, राजराज प्रथम के समय नागीपट्टनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मारविजय तुंगवर्मन कहाँ के राजा थे? तो ये हो जाएंगे श्रीविजय। आगे है चोल काल में राशि यानी धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व किससे नापे जाते थे? तो धान जो है वो नापा जाता था कलम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम से नापा जाता था, कलम से। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। भूमि जो है ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थी। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की नाप करवाई थी। इसकी उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारित भी किए थे। यह आधे से लेकर चौथाई भाग तक होता था। प्रत्येक ग्राम एवं नगर में रहने वाले स्थान मंदिर तालाब कारीगरों के आवास शमशान आदि सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। कृषकों को यह सुविधा थी कि वे भूमि कर नगद अथवा द्रव्य के रूप में चुकाएं। चोल काल की राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को कलम से नापते थे। कलम जो है भार मापा इकाई थी जिसके अनाज की मात्रा मापी जाती थी। एक कलम धान जो है 3 मन के बराबर होता था। अकाल और दैवीय आपदाओं के समय भूमि कर माफ कर दिया जाता था। कभी-कभी करों को वसूलते समय जनता के साथ कठोर व्यवहार भी किया जाता था। आगे है चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मत द्वारा चुने जाते थे, ये सही नहीं है। बाकी चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे। सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था। बिल्कुल चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। ये था स्थानीय स्वशासन, वो भी चोलों का। व्याख्या देख लेते हैं। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी चोल सम्राट परांतक के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। चोल अभिलेख में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है। उर महासभा और नगरम। उर महासभा और नगरम। इसमें उर जो है सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा हुआ करती थी। उर की कार्यकारिणी समिति को अलुंगड़म अलुंगड़म कहते थे। तो चोलों की कार्यकारिणी समिति को अलुंग गड़म कहते थे। वरीयम यानी समितियों के सदस्यों का एक निश्चित योग्यताधारी होना आवश्यक था। इसमें व्यक्ति की उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए थी और 1.5 एकड़ भूमि हो, उसकी भूमि पर बने मकान में रहता हो, मतलब अपनी भूमि पर रहता हो, वैदिक मंत्रों का जाना हो। समिति के सदस्यों को चुनने हेतु प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था।
हर वार्ड से एक व्यक्ति का चुनाव लॉटरी विधि से होता था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोल प्रशासन के अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते थे? सभी भूमि स्वामियों की पात्रता, लॉटरी का चयन, तो लॉटरी का चयन बिल्कुल होता था और सभी भूस्वामियों की पात्रता भी चेक की जाती थी। पद परिवर्तन और मनोनयन ये वाला नहीं था, फोर्थ वाला जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी जो है पद परिवर्तन, सभी भूमियों की पात्रता और लॉटरी का चयन। अगला क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोलों में था। चोल यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? तो आंसर कुलोत्तुंग द्वितीय को। कुलोत्तुंग द्वितीय को रामानुज को इनके द्वारा रामानुज को उत्पीड़ित करा था तथा अपने राज्य से भी बाहर निकाल दिया गया था। कुलोत्तुंग द्वितीय था वो। कुलोत्तुंग द्वितीय जो है कट्टर शैववाद था। उसने धार्मिक भावनाओं की पुष्टि के लिए चिदम्बरम में सुप्रसिद्ध नटराज मंदिर संवर्धन में प्रभूत धन संपत्ति दान किया। उसने नटराज मंदिर में प्रांगण में स्थापित गोविंद राज विष्णु की भव्य प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। उसके धार्मिक दबाव स्वरूप रामानुजाचार्य को तिरुपति छोड़ना पड़ा था। आयोग कुलोत्तुंग प्रथम को माना है। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाला यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी उपाधि जो है त्याग समुद्र था? तो त्याग समुद्र जो है वो है विक्रम चोल की। त्याग समुद्र विक्रम चोल। चोल शासक विक्रम चोल जिसका समय 1120 से लेके 1133 में अकलंक और अकलंक और त्याग समुद्र की उपाधियां धारण की थी विक्रम चोल ने। यह कुलोत्तुंग प्रथम का ही पुत्र था। उसने वेगी के चोल अधिकार की पुनः स्थापना की। विक्रम चोल ने राज्य में नियमित प्रशासनिक दौरे आरंभ किए थे। चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या क्रूर भीड़ ने कर दी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या कूड़बीड़ ने कर दी थी? तो आंसर अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र। आगे है चोल देशों में पत्तनों का तात्पर्य था। तो वीर वलंजू व्यापारियों की बस्तियां। आगे है चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य वीर वलंजू व्यापारियों की बस्तियां थी जहां वे व्यापार के मामले में सरकार से प्राप्त विशेषाधिकार का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं था? तो करिकाल था, आदित्य प्रथम था, परंतक प्रथम था, कोकिल विक्रमादित्य नहीं थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। कोकिल विक्रमादित्य जो है चालुक्य राजा था। करिकाल जो है संगम कालीन चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इनका समय जो है 190 ईस्वी है। इसके समय में पुहार पत्तनम का निर्माण हुआ था करिकाल के समय में ही। और आदित्य प्रथम जो है वो 871 से लेकर 907 के मध्य जो है ये विजयालय के पुत्र थे आदित्य। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। पारंतक प्रथम जो है 907 से लेकर 955 ईस्वी के मध्य था। उसने पांड्या और सिंघल नरेश से सम्मिलित सेना को पराजित किया था पारंतक प्रथम ने। आगे देखते हैं चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन करता था? तो स्त्रियां और पुरुष दोनों करा करते थे। अगला क्वेश्चन है चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया। कुलोत्तुंग काडरम को नष्ट करने का दावा करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। यानी कि यहाँ पर जो है कुल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि को प्रदत्त कार्य मुक्त कर दिया था और ये जो है वो गलत है। व्याख्या देखते हैं। चोल वंश के
शासक राजराज प्रथम के काल में श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय शासक विजयोत्तुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था, जो चूड़ामणि विहार के नाम से जाना गया। राजराज प्रथम ने विहार के रखरखाव हेतु एक गांव भी दान में दिया, जिसे कुलोत्तुंग प्रथम ने कर मुक्त कर दिया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1090 में जावा की राजधानी कडारम में अपना एक दूत मंडल भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों के नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या है, एक क्रम में लगाना है यहाँ पर जो नाम दिए हैं। तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन आएगा, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह, फिर परमेश्वर और फिर है नंदी वर्मन। तो इसका व्याख्या ही देख लेते। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। महेंद्र वर्मन का समय जो है 600 से लेकर 630 तक। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं 630 से लेकर 668 तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है 670 से लेकर 700 ईस्वी तक। नंदी वर्मन द्वितीय का 731 से लेकर 800 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित कर दिया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित कराया था। तो अप्पर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अप्पर। नायनार संत अप्पर, जिसका नाम जो है तिरुनाबुलकर्षु था। अप्पर जो है पल्लव नरेश महेंद्र प्रथम का समकालीन था। बताया जाता है कि वह पहले एक जैन भिक्षु था, बाद में शिव की कृपा से उसका एक असाध्य रोग ठीक हो गया था और जिसके कारण वह जैन धर्म त्याग कर शैव बन गया था। उसके प्रभाव से पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म का परित्याग करके शैव धर्म ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन ने ही मित्त मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक लिखी थी। मत्त विलास प्रहसन जो है वो महेंद्र वर्मन द्वारा लिखी गई थी। आगे है प्रसिद्ध संस्कृत लेख जो है दंडन किसकी सभा में अलंकृत होते थे। तो आंसर दंडन जो है वो पल्लवों के में थे, पल्लवों के में थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ललितादित्य साहित्य जो है सृजना करने वाले महाकवि दंडन पल्लव के संरक्षित कवि थे, जिसका मुख्य काव्य जो है दशकुमार चरित्र था। दंडन नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय की एक उपाधि थी राजसिंह। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पट पट्टडकल में चालुक्य मंदिरों के सुंदर नमूने मिलते हैं। यहाँ 10 मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें 4 जो है उत्तरी नागर तथा 6 जो है द्रविड़ शैली में बने हैं। उत्तरी शैली में बने जो है पापनाथ का मंदिर, दक्षिण शैली में बने विरूपाक्ष मंदिर, संगमेश्वर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। पटगल के स... सभी मंदिरों के विरूपाक्ष मंदिर सबसे अधिक सुंदर हैं एवं आकर्षित हैं। इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी द्वारा करवाया गया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो बापाती थी। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर स्थानीय शक्ति जो है वाकाटकों के प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के बाद जो है चालुक्य सत्ता में आया। चालुक्य ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी बापाती थी, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों का ऐतिहासिक शासक जो है जय सिंह था। पुलकेशिन द्वितीय प्रथम प्रतापी शासक हुआ। रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंग राज्य यानी कि कोंकण राज, लाट, मालवा एवं गुर्जरों पर विजय प्राप्त की थी।
अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। आगे निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हुएन सांग। आगे देखते हैं चालुक्यों का शासन जो है दक्षिण व मध्य भारत में छठी वी से 12वीं सदी तक रहा है। इसके शासन काल में हेंगसांग भारत आया था तथा पुलकेशिन द्वितीय के न्यायालय का भी भ्रमण किया। वो है चीन से तांग वंश के समय भारत आया था तथा भारत व चीन के संबंधों का वर्णन किया। अगला निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे? तो चालुक्य हो जाएगा। चालुक्यों के शासन में महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे प्रशासन में। चालुक्य जो है सोमेश्वर प्रथम की रानी चंदन कंबे बनवासी की गवर्नर रही हैं। इस तरह विक्रमादित्य षष्ठ की कई रानियों ने भी प्रशासन में भाग लिया। श्री वल्लभ उपाधि चालुक्यों की विशिष्टता थी। श्री वल्लभ मतलब उपाधि जो है वो चालुक्यों की विशेषता। श्री वल्लभ उपाधि किसकी थी? तो चालुक्यों की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहाँ पर हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। इसमें ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति ने इस प्रशासन की रचना के उपरांत स्वयं की तुलना कालिदास तथा भास से की है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन जो है ऐहोल अभिलेख व ह्वेनसांग के विवरण से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? तो पुलकेशिन द्वितीय अ, यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से और हेंगसांग की यात्रा से मिलता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो है युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष जो है इतना दिया हुआ है इसका तुल्य वर्ष कितना होगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 600 634 ईस्वी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये? तो इसको व्याख्या में देखते हैं। प्रश्न में चालुक्य अभिलेख की तिथि जो है 556 शक संवत दी गई है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य जो है 57 ईसा पूर्व की उत्तराधिकारियों को 135 वर्षों में शकों ने पराजित कर उनके राज्यों पर अधिकार किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। इस प्रकार शक संवत की प्रारंभिक तिथि 135 से हम अगर माइनस कर दें 57 को तो जो है 78 ईस्वी निकल के आती है। कुछ विद्वान इसका प्रवर्तक इसी शासक को मानते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है मतलब इसको निकालने का जो है इसमें से जो है 78 को क्या कर देना है ऐड कर देना है बाकी हमारा जो आंसर है वो इतना आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी दी गई हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के उपकरणों के लिए। तो तीसरी शताब्दी में वारल वारंगल जो प्रसिद्ध था वो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। वारंगल दक्षिण भारत का एक प्रमुख नगर था। यहाँ लोहे और उसके उपकरण बनते थे। यहाँ लोहे की प्रमुख खानें थीं, जहाँ के हाथ जंगलों में हाथी भारी संख्या में रहते थे। उनका प्रयोग सेना में गज सेना के रूप में होता था। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे? तो शैव धर्म के समयाचार्य जो हो जाएंगे वो होंगे हमारे मणिक्य मणिक मणिक्वाचकर और संबंदर और सुंदर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे।
तो यहाँ दक्षिण भारत में नयनार आंदोलन शैव धर्म से संबंधित है। इस काल के प्रमुख नयनार जो थे अप्पर, संबर, सुंदर और माणिकवाचार्य तिरुमल्लुर थे। सुंदरम में सत्य मार्गदत्ता अप्पर ने दास मार्ग का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, बाकी व्याख्या में देखते हैं। तो पांड्य का प्रमुख स्थान ताम्रपर्णी के किनारे कौरके नगर था। कौरके आज के तिरुवल्लुवर जिले में पड़ता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगई नदी थी। तो वेंगई जो यहाँ पर नहीं है, शायद वेंगी से किया गया हो, ना कि वेंदी नदी थी। तो वेंगई नदी होना चाहिए, वेंगई नदी। वेंगी नदी जो है चालुक्यों से संबंधित थी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, अतः उपयुक्त कोई सही नहीं है यहाँ पर। तो जो वेंगी है वो चालुक्यों से रिलेटेड है, तो वेंगई होनी चाहिए। तो ये था आज के सारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।